जैसे ही शैतानी टोकन सक्रिय हुआ और उसने जयावीर की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया, उसने तुरंत अपना असर दिखना शुरू कर दिया। जयावीर, जो कि पहले से ही डरा हुआ था, अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी ऊर्जा को खींचा जा रहा है। वेंग! एकदम से शैतानी टोकन हवा में उड़ा और अपनी तेज रफ्तार के साथ जयवीर की तरफ बढ़ने लगा। जयवीर को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था कि वह ज्यादा समय का मेहमान नहीं है। शैतानी टोकन सभी शैतानी योद्धाओं का काल था। उसके लिए शैतानी योद्धा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने मालिक की ताकत के अनुसार वो उसे खत्म कर देता था। जयवीर भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि भले ही उसने उस शैतानी तकनीक का अभ्यास किया है और उसे पुनर्जन्म मिल सकता है, लेकिन अगर शैतानी टोकन का प्रहार उस पर हुआ तो उसे पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को ही नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए उसने अपने घमंडी स्वभाव को छोड़कर आकर्ष से दया की भीख मांगते हुए कहा, आकर्ष, मुझसे गलती हो गई। तुमने उस समय मुझे थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही किया था। मैं मूर्ख था जो उस समय अपनी गलती को समझ नहीं पाया, पर अब मुझे अक्ल आ चुकी है। मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद फिर कभी भी तुम्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो अपने मन में तुम्हारे प्रति बदले और नफरत की भावना भी नहीं लाऊंगा। मैं किसी के सामने तुम्हारी पहचान भी उजागर नहीं करूंगा। किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे पास सेंधा वस्त्र है। मुझे जाने दो। मैं प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने के लिए भी तैयार हूं। जयवीर की बातों में सच्चाई तो थी, लेकिन आकर्ष को फिर भी उस पर दया नहीं आई। उसके हिसाब से जो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए शैतानी तकनीक का अभ्यास कर सकता था और सैकड़ों महिलाओं को मार सकता था, उस पर विश्वास करना ही अपने आप में मूर्खता थी। इसलिए उसने शैतानी टोकन को नहीं रोका। पलक झपकते ही शैतानी टोकन जयवीर के बिल्कुल सामने आ गया और उसने उस पर दबाव देना शुरू कर दिया। शैतानी टोकन कभी भी सीधे किसी की आत्मा को नष्ट नहीं करता था, बल्कि पहले उसके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा को खींचता था ताकि उसे शक्तिहीन कर सके। आज भी उसने ऐसा ही किया, पर जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय कुछ बहुत ही धारदार चीज आकर्ष की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आकर्ष, जो कि खुद एक हत्यारा था, उसे तुरंत महसूस हो गया कि उस पर प्रहार होने वाला है, तो वह तुरंत अपनी जगह से हट गया। जिस क्षण पर उसने अपनी जगह छोड़ी, उसी क्षण एक तलवार सीधी जाकर जमीन पर धंस गई। अगर आकर्ष अभी भी वहीं पर खड़ा होता तो यह तलवार सीधे उसके सिर से होते हुए उसके पेट को चीरकर बाहर निकल जाती। ऐसा खतरनाक प्रहार आकर्ष की जान लेने के लिए पर्याप्त होता। प्रहार देखकर आकर्ष ने आसमान की तरफ देखा। वो देखना चाहता था कि आखिर किसने उस पर प्रहार किया है। तुम? सामने खड़े इंसान को देखकर आकर्ष पूरी तरह से चौंक पड़ा। उसके सामने शैलजा खड़ी थी, वही शैलजा जो केसरगंज की पर्वत श्रृंखला में उसे मिली थी। राव परिवार की लाडली बेटी, जिसके पूरे परिवार को बाद में कालगिरी समुदाय की शाखा के द्वारा खत्म कर दिया गया था। शैलजा के भाई ने भी आकर्ष को मारने की कोशिश की थी और उस दौरान उन्होंने आकर्ष के सामने यह बताया था कि वह कालगिरी समुदाय से हैं। जब कालगिरी समुदाय की शाखा तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने फिर राव परिवार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और एक ही रात में पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। उस समय शैलजा बच गई थी, पर किसी को इस बारे में पता नहीं था। आकर्ष को भी उसे देखकर काफी बड़ा झटका लगा। इसलिए नहीं कि शैलजा जिंदा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शैलजा भी एक शैतानी योद्धा थी और ताकत के मामले में वो जयवीर से भी 2 स्तर आगे थी। उसका ऊर्जा स्तर इस समय योग दीप्त मंडल के 3रे स्तर में पहुंचा हुआ था। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार खत्म हुआ, मेरे भाई को मरना पड़ा। आज उन सब का बदला लिया जाएगा आकर्ष। शैलजा ने एक कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा और उस पर प्रहार करने के लिए फिर से आगे बढ़ी। वैसे तो सेंधव अस्त्र इस समय जयवीर को खत्म करने में लगा हुआ था, पर उसके पास अपनी खुद की समझ थी। इसलिए उसने महसूस कर लिया कि आकर्ष पर जयवीर से भी बड़ा खतरा आया हुआ है। उसने जयवीर को कुछ समय के लिए नजरअंदाज किया और शैलजा की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ा। आकर्ष इस समय आश्चर्य में जरूर था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। अपनी खुद की ताकत के साथ वह जानता था कि शैलजा का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपनी 90% सूर्य ऊर्जा अपनी तलवार पर भेज दी। सूर्य ऊर्जा के मिलते ही तलवार सुनहरे रंग में चमकने लगी। शैलजा की तलवार फिर से आकर्ष की तरफ बढ़ी। पिछली बार की तरह इस बार उसने आकर्ष के सिर को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इस बार आकर्ष के सीने पर प्रहार करने की कोशिश की।
क्लैंग! एक कर्कश गर्जना के साथ दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराई और अगले ही क्षण बैंग! शैलजा की तलवार दो हिस्सों में कट गई। ऐसा तो होना ही था। एक तो आकर्ष की तलवार का भार ज्यादा था, ऊपर से उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा उसे दे दी थी, जिस कारण से तलवार अपने प्रचंड रूप में आ चुकी थी। शैलजा की सामान्य तलवार उसका सामना कैसे कर पाती? अपनी तलवार को टूटा देख एक बार के लिए शैलजा भी चौंक पड़ी, पर बहुत ही जल्दी उसने फिर से आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। सेंधवस्त्र उसके करीब आ चुका था। आह! अचानक से शैलजा चीखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई बड़ा पहाड़ रख दिया है। असल में सेंधवस्त्र उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगा था। चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा, योद्धाओं के लिए यह उनके खून के जैसी होती थी। यह उनके शरीर में घूमती रहती थी, जिस कारण जब भी यह ऊर्जा उनके शरीर से जबरदस्ती अलग की जाती थी तो उन्हें असहनीय दर्द महसूस होता था। नहीं, शैलजा यहां पर बदला लेने आई थी, पर उसे एक ही प्रहार करने का मौका मिला और उस मौके में भी वह आकर्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाई। अपने आप पर उसे जो गुस्सा आ रहा था, उसकी इस समय कोई सीमा नहीं थी। इधर जयावीर ने यह नजारा देखा तो वह और भी ज्यादा घबरा गया। अब जब सेंधवस्त्र का पूरा ध्यान शैलजा पर था तो कुछ समय के लिए उसे मौका मिल गया था। जैसे तैसे करके उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया और जितना जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश की। कुछ ही देर में वह कई किलोमीटर दूर निकल गया। इधर शैलजा की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंधवा अस्त्र के द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। अब वह सिर्फ एक सामान्य इंसान थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि सेंधव अस्त्र उसे छोड़ने वाला था। यह तो बस पहली प्रक्रिया थी। सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचने के बाद उसने उसकी आत्मा को अपना निशाना बनाया और मात्र 2 सेकंड के भीतर ही उसकी आत्मा को अपने भीतर खींचकर शैलजा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। शैलजा के मरने के बाद आकर्ष का ध्यान जयावीर की तरफ गया, पर वह तो वहां से बचकर काफी दूर निकल चुका था। सेंधव अस्त्र ने मानो आकर्ष की सोच पढ़ ली थी। वह काफी पहले ही जयावीर की ऊर्जा अपने भीतर खींच चुका था, तो वह इस ऊर्जा के साथ जयावीर को ढूंढने की कोशिश करने लगा और आसमान में गोल चक्कर लगाने लगा। शायद वो महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि जयावीर किस दिशा में गया था। कैसे भी करके उसका पता लगाओ। अगर वह जिंदा बच गया तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। आकर्ष ने आसमान में घूम रहे सेंधव अस्त्र की तरफ देखते हुए कहा। निम्न तल के योद्धाओं से तो उसे ज्यादा खतरा नहीं था। वो किसी तरह से अपने आप को उनसे बचा सकता था, पर असली समस्या थे उच्च तल के योद्धा। अगर उनके पास यह खबर पहुंच गई तो उसके पिता भी उसे बचा नहीं सकते थे। सेंधव अस्त्र परम श्रेणी के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। उच्च तल के योद्धाओं को भी लालच देने के लिए वह पर्याप्त था। सेंधव अस्त्र कुछ देर तो आसमान में गोल घूमता रहा, फिर उसने एक दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ कुछ ही पलों में वो आकर्ष की आंखों से ओझल हो गया। आकर्ष ने क्योंकि अपनी अधिकांश ऊर्जा इस्तेमाल कर ली थी, तो इस समय में वो काफी कमजोर हो चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि सेंधव अस्त्र का पीछा कर सके, इसीलिए वो अपनी सामान्य रफ्तार से ही उसका पीछा करने लगा। जयवीर इस समय लड़ाई वाले उस स्थान से 50 किलोमीटर दूर आ चुका था। उसे लग रहा था कि इतनी दूर आकर वह बच चुका है, लेकिन उसने सेंधव अस्त्र की ताकत को हल्के में ले लिया था। अगर उसकी ऊर्जा को सेंधव अस्त्र ने नहीं खींचा होता तो वह शायद बच भी जाता, लेकिन उसकी ऊर्जा सेंधव अस्त्र की पकड़ में आ चुकी थी। ऊपर से आकर्ष का खुद का ऊर्जा स्तर भी जयवीर से ज्यादा दूर नहीं था। अब चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, सेंधव अस्त्र कभी ना कभी तो उसे पकड़ने ही वाला था। भागते हुए जयवीर काफी दूर आ गया। यहां उसने अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह धीमा हुआ, उसके मन में फिर से वही डर उत्पन्न होने लगा। अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि हो क्या रहा है। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा तो पाया कि सेंधव अस्त्र अपनी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। नहीं, इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, सेंधव अस्त्र ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया और फिर से उसकी ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। जयवीर हवा में उड़ने लगा और किसी मरणासन्न जीव की तरह छटपटाने लगा। उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके लिए प्राण ऊर्जा के जैसी थी, जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। शैलजा के साथ तो इतना समय इसलिए लगा था क्योंकि उसने गलत तरीके से अपनी ऊर्जा स्तर को नहीं बढ़ाया था,
पर जयवीर ने कई सैकड़ों महिलाओं को मारकर उनकी प्राण ऊर्जा के साथ अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाया था, जिस कारण जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह उसके शरीर की जगह उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई थी। सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही सेंधव अस्त्र ने जयवीर की सारी ऊर्जा खींच ली। अब क्योंकि उसकी आत्मा भी उसकी ऊर्जा का ही हिस्सा था, तो जयवीर की आत्मा भी उस ऊर्जा के साथ ही खींच ली गई। पुनर्जन्म के लिए कोई आत्मा ही नहीं बची थी। रही बात जयवीर के मृत शरीर की, तो वह वहीं पर गिर चुका था और सेंधव अस्त्र उसके ऊपर गोल चक्कर लगा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद आकर्ष उस स्थान पर पहुंचा। वहां जयवीर के मृत शरीर को देखकर उसने एक राहत की सांस ली। सिर्फ जयवीर ही जानता था कि आकर्ष के पास सेंधव अस्त्र है। अब उसके मरने के बाद आकर्ष का यह रहस्य भी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया था। सेंधव अस्त्र को फिर से अपने पास लेने के बाद आकर्ष वहीं एक शांत जगह पर बैठ गया और अपनी ऊर्जा की पूर्ति करने लगा। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले पूर्ण रूप से ऊर्जा को फिर से हासिल करना जरूरी था। क्या पता बीच रास्ते में उसे ताकत की जरूरत पड़ जाए। अब जहां आकर्ष अपनी साधना पर ध्यान दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंबर महल में जया सिंह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तक तो उसके बेटे जयावीर ने आकर्ष को जान से मार दिया होगा। क्रैक! जय सिंह खुशी मना ही रहा था कि तभी उसे किसी कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पलटकर पीछे अपनी दीवार पर लगे चित्रों की तरफ देखा। वहां पर 3 प्रकाश पुंज थे, लेकिन अब उनमें से एक प्रकाश पुंज टूटकर चकनाचूर हो गया। जय सिंह गुस्से से बौखला उठा। जयवीर! उसे कुछ भी होश नहीं रहा। गुस्से में वो अपने घर से बाहर निकला और सीधा महल के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी ध्रुव विभाग के धर्मेंद्र ने उसका रास्ता रोक लिया। सामने से हट जाइए धर्मेंद्र, मैं इस समय होश में नहीं हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, जय सिंह ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। जय सिंह को इतने गुस्से में देख धर्मेंद्र को भी काफी आश्चर्य हुआ। क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? धर्मेंद्र ने उलझन भरे स्वर में पूछा। किसी ने मेरे बेटे को मार दिया, मुझे हत्यारे को ढूंढना है, आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे सामने से हट जाइए, जय सिंह ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। यह जवाब सुनकर धर्मेंद्र के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। जय सिंह से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए जयवीर की मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें भी थोड़ा दुख हुआ। वैसे भी आकर्ष को महल से गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उन्होंने जय सिंह का रास्ता छोड़ दिया और उन्हें बाहर जाने दिया। जय सिंह महल से निकलने के बाद नील महल की दिशा में रवाना हो गया। लगभग 4 घंटे बाद जय सिंह उस जगह पर पहुंच गया जहां पर लड़ाई हुई थी। वहां पर उसे कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन शैलजा का मृत शरीर मिल गया। शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, न तो कोई आंतरिक जख्म थे और ना ही कोई बाहरी जख्म। इस तरह का प्रहार तो प्रज्ञा मंडल या फिर नव मंडल के योद्धा ही कर सकते हैं, जय सिंह ने चौंकते हुए अपने आप से कहा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया तो उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी। एक बात तो उसे समझ में आ चुकी थी कि आकर्ष के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि उसके बेटे को खत्म कर दे। यह जरूर किसी और ही योद्धा का काम था, लेकिन यह योद्धा कौन था इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सारा दोष आकर्ष को ही दे रहा था। उसके हिसाब से अगर आकर्ष महल से नहीं निकला होता तो उसका बेटा भी आकर्ष का पीछा नहीं करता, और अगर वह पीछा नहीं करता तो आज जिंदा होता। जय सिंह इसके बारे में जितना ज्यादा सोच रहा था, उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। उसने फिर से निरीक्षण शुरू किया। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक जगह पर भागने के निशान नजर आए। उसने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो कुछ और सुराग मिले। आधी रात के लगभग जय सिंह को अपने बेटे का मृत शरीर मिल गया। अनुमान तो उसने पहले ही लगा लिया था, लेकिन फिर भी अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर वह रो पड़ा। उसके बेटे के शरीर पर भी कोई जख्म नहीं था। शरीर एकदम सुरक्षित था, बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर के भीतर से आत्मा को अलग करके उसको नष्ट कर दिया है। अब तो उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि यह आकर्ष का काम नहीं है। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को अपनी जादुई अंगूठी में रखा और फिर से जांच पड़ताल करने लगा। वहीं से उसे सुराग मिला कि कोई और व्यक्ति भी वहां से होकर गुजरा था। उसने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उसके मुताबिक जो योद्धा वहां से होकर गुजरा था वह आकर्ष ही होना चाहिए था। अगले दिन की दोपहर तक उसे एक योद्धा नजर आया। एकदम से उसकी आंखों में कत्ल का भाव उतर आया और उसने आकर्ष समझकर उसको मारने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह आकर्ष नहीं था। अपने शक को दूर करने के लिए
उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके भी उस योद्धा के शरीर का निरीक्षण किया, पर उसे कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। आखिर में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कोई आसपास के गांव में रहने वाला योद्धा होगा। उसे नजरअंदाज करके जय सिंह और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह वहां से गायब हुआ, उस योद्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। असल में यह दूसरा योद्धा कोई और नहीं बल्कि आकर्ष ही था, बस उसने अपना चेहरा बदल दिया था। जब उसने जयवीर को खत्म किया था, उसी क्षण उसे समझ में आ चुका था कि जय सिंह तक इसकी खबर पहुंच जाएगी और वह उसे ढूंढने जरूर आएगा। इसलिए उसने काफी पहले ही अपना चेहरा बदल दिया था और जानबूझकर इतनी धीमी रफ्तार से जा रहा था ताकि जय सिंह को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। और वैसा ही हुआ। जय सिंह काफी देर तक आकर्ष को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर में हार मानकर वह वापस अपने महल लौट आया। इस समय वह काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके पिता जयकांत इस समय महल में थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पिता का सामना कैसे करें, पर आज नहीं तो कल यह खबर उन तक पहुंचने ही वाली थी। कोई भी रास्ता न देखकर जय सिंह ने ही इस बारे में अपने पिता जयकांत को बता दिया। यह सुनकर कि उनका इकलौता और लाडला पोता मर चुका है, जयकांत गुस्से से बौखला उठे। उन्होंने सीधा जय सिंह को एक थप्पड़ मारा और गुस्से से भरे स्वर में पूछा, तुम्हारे होते हुए उसे कोई कैसे मार गया? मैंने कहा था ना, उसे बाहर मत जाने देना। अपने पिता को इतने गुस्से में देख जय सिंह बिल्कुल चुप हो गया। किसी तरह से उसने अपने दर्द को अपने मन में ही दबाया और थोड़े देर के मौन के बाद अपने पिता को सब कुछ बता दिया। यह भी कि किस तरह से उनके पोते के ऊर्जा स्तर में अचानक से वृद्धि हुई थी और वह आकर्ष को खत्म करने के चक्कर में खुद खत्म हुआ था। पूरी बात सुनकर जयकांत के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। आकर्ष के पास इतनी क्षमता नहीं हो सकती, यह किसी और का काम है। तुमने कहा था कि अरविंद ने हमारे परिवार के योद्धाओं को जाने से रोका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ही किसी शक्तिशाली योद्धा से आकर्ष पर नजर रखने को कहा हो? जयकांत ने पूछा। इसकी संभावना तो है, जय सिंह ने जवाब दिया। इस बारे में और ज्यादा पता करने के लिए दोनों पिता पुत्र अरविंद से मिलने उसके घर आ गए। अर्पित भी इस समय वहीं पर थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला कि जयवीर मर गया है तो अर्पित को थोड़ा बुरा लगा। रही बात अरविंद की, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि जयवीर पक्का आकर्ष को मारने गया होगा और आकर्ष ने ही उसे खत्म किया होगा। दोनों पिता पुत्र ने अरविंद पर दबाव बनाने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या उसने किसी शक्तिशाली योद्धा को आकर्ष की मदद के लिए भेजा था। अरविंद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो वह क्यों डरता? उसने सीधा प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे दिया कि उसने आकर्ष की मदद के लिए किसी भी शक्तिशाली योद्धा को नहीं भेजा था। अब इससे आगे तो शक करने का कोई सवाल ही नहीं था। दोनों पिता पुत्र निराश होकर वापस अपने निवास स्थान के लिए रवाना हो गए। दोनों के वहां से जाने के बाद अर्पित ने अपने बेटे अरविंद से पूछा, कुछ तो गड़बड़ है? जयवीर इतना मूर्ख तो नहीं है कि सब कुछ जानते हुए भी आकर्ष को खत्म करने के लिए अकेला जाए? जिस प्रकार से दोनों तुमसे सवाल कर रहे थे, उससे एक बात तो निश्चित है कि दोनों को आकर्ष पर संदेह नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों आकर्ष पर संदेह कर क्यों नहीं रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम उसे पीछा छूटा। वैसे भी महल की ताकत में उसका कोई विशेष योगदान नहीं था। अगर आकर्ष की जगह मैं होता तो मैं भी उसे खत्म ही करता। अपने पिता के विपरीत अरविंद ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। उसके हिसाब से आकर्ष की इस पूरे मामले में कोई गलती ही नहीं थी। लड़ाई की शुरुआत ही जयवीर ने की थी। जय सिंह और जयकांत को तो उल्टा जयवीर को समझाना चाहिए था, लेकिन वह दोनों भी इस लड़ाई में उसका समर्थन करने लगे। अब जब जयवीर खत्म हो चुका था, तो दोनों दुखी होकर दूसरों पर आरोप लगा रहे थे, जबकि दोनों को खुद की गलती नजर ही नहीं आ रही थी। उनके बारे में छोड़ो अरविंद, ये उनका मामला है। फिलहाल के लिए तो मुझे ये बताओ कि आकर्ष गया कहां पर है और तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? वरिष्ठ अर्पित ने पूछा। आकर्ष के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। यह जानने से पहले कि वह कहां पर गया, आपको यह जानना होगा कि वह है कौन, अरविंद ने कहा। इसके बाद उसने विस्तार से वरिष्ठ अर्पित को बताया कि आकर्ष और सेंधव अस्त्र वाला आकर्ष दोनों एक ही हैं। जैसे ही वरिष्ठ अर्पित को इस बारे में पता चला, वह पूरी तरह से चौंक पड़े। यह कैसे हो सकता है? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मैंने उस वाले आकर्ष का चित्र देखा है, वरिष्ठ अर्पित ने पूछा। इस पर अरविंद ने उन्हें समझाया कि आकर्ष के पास एक विशेष तकनीक है जिसके साथ वह अपने चेहरे बदल सकता है और उस तकनीक को कोई भी योद्धा पकड़ नहीं सकता।
तो ये बात है, सोचा नहीं था कि दोनों आकर्ष एक ही होंगे। वैसे अरविंद, आकर्ष ने तुम्हें यह बात बताई है तो वह तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। उसके भरोसे को तोड़ना मत। किसी और व्यक्ति को इस बारे में कभी भी मत बताना कि दोनों आकर्ष एक है। अगर किसी को भी पता चल गया तो सब उसकी जान के प्यासे बन जाएंगे। वरिष्ठ अर्पित ने कहा। अगर कोई और होता तो इस समय पर लालच में आ जाता, पर वरिष्ठ अर्पित लालच में नहीं आए। उनके लिए उनके बेटे की खुशी बहुत ज्यादा महत्व रखती थी। आकर्ष का स्वभाव उन्होंने देखा था। वह जानते थे कि आकर्ष और अरविंद दोनों भाइयों के जैसे हैं। इस हिसाब से आकर्ष भी उनके बेटे के जैसा ही था। फिर वह अपने ही दूसरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में क्यों सोचते? वैसे भी अगर सेंधव अस्त्र उन्हें मिल जाता तो भी वह उनके किसी भी काम का नहीं था। पिताजी, मैंने आपको इस बारे में सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आकर्ष ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इस बारे में बता सकता हूं। रही बात उसकी सुरक्षा की, तो मुझे नहीं लगता कि निम्न तल में कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अरविंद ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है? वरिष्ठ अर्पित ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, आपको पता है आकर्ष अभी कहां पर गया हुआ? वह नील मिल गया है, अपने पिता नील महल के सम्राट से मिलने। अरविंद ने जवाब दिया। जैसे ही वरिष्ठ अर्पित ने यह जवाब सुना, एक बार के लिए तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। उन्होंने फिर से पुष्टि करने के लिए अरविंद से इस बारे में पूछा, मगर इस बार भी वही जवाब मिला। आकर्ष नील महल के सम्राट का बेटा है। स्पष्ट जवाब तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वह इस जवाब को पचा नहीं पा रहे थे। उनके लिए तो यह एक ऐसा सच था जिसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं था। अंबर महल से बहुत दूर आकर्ष इस समय अपने नए चेहरे के साथ नील महल के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसने आने के लिए बिल्कुल सही समय चुना था, क्योंकि इस समय नील महल हवा में नहीं उड़ रहा था, बल्कि वह एक झील के ऊपर ठहरा हुआ था। महल तक पहुंचने के लिए झील के बीच में जाना जरूरी था, लेकिन बीच रास्ते में कई ऐसे जीव थे जो उसको कच्चा चबाने के लिए तैयार थे। अफसोस, उन जीवों में इतनी क्षमता नहीं थी कि उसे रोक सके। बिना किसी चिंता के उसने झील की सतह पर अपना कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुश्किल से अभी उसने 10 ही कदम रखे होंगे कि झील की सतह पर हलचल होने लगी। एक के बाद एक कई जानवर उसके सामने प्रकट हो गए। उनकी संख्या 10 से भी ज्यादा थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी जानवरों के सिर के ऊपर एक एक योद्धा खड़ा था। काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देखकर ही आकर्ष को अंदाजा लग गया कि वह लोग कौन हो सकते हैं। नील महल में एक सेना थी जिसमें सिर्फ 1000 सदस्य थे। यह सेना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी थी, क्योंकि इस सेना में एक मुख्य प्रमुख, 10 उप प्रमुख और 100 कप्तान थे। जो मुख्य प्रमुख था उसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रज्ञा मंडल का योद्धा है। जो 10 उप प्रमुख थे उनमें से प्रत्येक योग दीप्त मंडल के चरम पर पहुंचा हुआ था, और जो 100 कप्तान थे उनमें से प्रत्येक का ऊर्जा स्तर विभव मंडल के चरम पर पहुंचा हुआ था। इस सेना में जो सबसे कमजोर सैनिक था उसका ऊर्जा स्तर भी विभव मंडल के पहले स्तर में था। इस सेना में शामिल होने के लिए पहली शर्त यही थी कि योद्धा के ऊर्जा स्तर का विभव मंडल में प्रवेश करना जरूरी था। अभी आकर्ष का रास्ता जिन सैनिकों ने रोका था, ये इसी सेना के सदस्य थे। सामने कुल 11 सैनिक थे। इनमें से एक तो कप्तान था और बाकी के 10 सामान्य सैनिक थे। एक अपरिचित इंसान को महल की सीमा में प्रवेश करता देख सभी के चेहरे पर कर्कशता उतर आई। इनमें जो कप्तान था उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम, और इस तरह से बिना अनुमति के महल की सीमा में कैसे घुसे? सवाल सुनकर आकर्ष ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, मुझे नील महल के सम्राट से मिलना है। मुझे उन्हें एक जरूरी संदेश देना है। तुम सम्राट से मिलने आए हो? आकर्ष का यह जवाब सुनकर कप्तान के चेहरे के भाव थोड़े से सामान्य हुए। कोई संदेश लेकर आया था, इससे भला होने क्या आपत्ति हो सकती थी, लेकिन फिर भी संदेश लाने वाले की पहचान के बारे में पता करना जरूरी था, तो कप्तान ने आकर्ष से उसकी पहचान के बारे में पूछा, पर आकर्ष ने अपनी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी वो अपने पिता से मिला नहीं था, तो बिना उनसे मिले अपनी पहचान उजागर करना उसे खतरनाक लग रहा था। क्या पता कोई लालच में आकर ही उसके पिता तक यह संदेश ना पहुंचाए और बीच में ही उसे रोकने की कोशिश करें। बिना पहचान का पता चले हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय है, वापस लौट जाओ, वरना मजबूरी में हमें तुम पर प्रहार करना होगा।
कप्तान ने आकर्ष से कहा। आकर्ष को पता था कि इस तरह का कोई जवाब उसे सुनने को मिलेगा, तो वह पहले से ही तैयार था। आखिरकार वह सम्राट से मिलना चाहता था। बिना पहचान के उसे कोई कैसे मिलने दे सकता था। उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक बक्सा निकाला और कप्तान की तरफ किया। यह वही बक्सा था जो आकर्ष के पिता ने आकर्ष के लिए पीछे छोड़ा था, और इसी में उसकी शूल तरंगिणी योग वर्ग की युद्ध कला रखी गई थी। जब कप्तान की नजर उस बक्से पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक पल के लिए डर का भाव आ गया। असल में यह बक्सा कोई सामान्य बक्सा नहीं था। उनके नील महल में कुछ चुनिंदा लोग ही इस बक्से का इस्तेमाल करते थे। यह संदेश भेजने के लिए काम आता था, पर सिर्फ तब जब किसी विशेष व्यक्ति को संदेश भेजना हो। अपने सम्राट को जाकर यह बक्सा दिखाइए। जब वह इस बक्से को देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे। आप इतना तो कर ही सकते हैं। इससे ना आपका कोई नुकसान होगा, ना मेरा कोई। अगर मैं कोई बहरूपिया भी हुआ तो आपके सम्राट मुझे पहचान लेंगे, और फिर आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, आकर्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर कप्तान ने वह बक्सा लिया और अपने एक सैनिक को महल के भीतर भेज दिया। सम्राट से सीधा मिलने का अधिकार हर किसी को नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जो उनसे सीधे मिल सकते थे। सैनिक वह बक्सा लेकर महल के आंतरिक भाग में आया। यहां पर एक घर था, इसके बाहर कड़ा पहरा था। जब पहरेदारों ने उस सैनिक को देखा तो उन्होंने उसे भीतर जाने दिया। सैनिक यहां पर एक उच्च अधिकारी से मिलने आया था। यह उच्च अधिकारी थे उदयन, सम्राट के दो सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक। वरिष्ठ, बाहर एक व्यक्ति आया हुआ है जो सम्राट से मिलना चाहता है। उसने यह बक्सा दिया और कहा है कि सम्राट को इसे दिखाया जाए। उसका कहना है कि अगर सम्राट इसे देखेंगे तो वह उसे पहचान लेंगे। सैनिक ने उदयन से कहा। अगर किसी और की बात होती तो उदयन उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन वो बक्सा और सम्राट दोनों का नाम यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वह बक्सा लिया और सम्राट से मिलने चले गए। 15 मिनट बाद वह वापस लौटे, पर उनके चेहरे पर पहले की तरह शांति नहीं थी, बल्कि कर्कशता व गंभीरता आई हुई थी। सम्राट ने कहा है कि वो इस बक्से के मालिक को नहीं जानते। वह कोई बहरूपिया है, उसे वापस भेज दो। अगर वह जाने से मना करे तो सख्त कदम भी उठा सकते हो, उदयन ने उस सैनिक से कहा। सैनिक ने इस पर बस अपना सिर सहमति में हिलाया और प्रणाम करके वहां से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो महल के बाहर उस जगह पर आया जहां पर आकर्ष खड़ा था। उसने कप्तान के कान में कुछ कहा, जिसको सुनने के बाद कप्तान के चेहरे के भाव भी बदल गए। सम्राट ने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया है। तुम बहरूपीय सिद्ध हो चुके हो। अब अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, कप्तान ने कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा। इस प्रकार का कोई जवाब आकर्ष के लिए अप्रत्याशित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता ने उस बक्से को पहचानने से मना कर दिया जो उन्होंने खुद उसे दिया था। उसे शक होने लगा तो उसने कप्तान की तरफ देखते हुए पूछा, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। क्या आपने सच में यह बक्सा सम्राट को ही दिखाया था? हम सम्राट से नहीं मिल सकते, पर हमने यह बक्सा वरिष्ठ उदयन को दिया था, जो सम्राट के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक है। उन्होंने यह बक्सा सम्राट को दिखाया था और फिर सम्राट ने यह आदेश दिया है, कप्तान ने जवाब दिया। तब तो गड़बड़ आपके सम्राट के विश्वास पात्र उदयन के साथ है। वह झूठ बोल रहे हैं। आप एक काम करो, इस बक्से को जाकर सम्राट को दिखाओ और खुद उनसे पता करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो। जब वह मुझे अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे, आकर्ष ने कप्तान से कहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उसके पिता उस बक्से को देखकर पहचानने से मना कर दें। अगर फिर भी ऐसा हुआ था तो सिर्फ एक ही संभावना हो सकती थी कि बीच में ही किसी ने झूठ बोला हो। अब वो विश्वास पात्र वरिष्ठ भी हो सकता था या फिर सैनिक भी, लेकिन सैनिक की होने की संभावना कम थी क्योंकि उनका पद काफी छोटा था। इतने छोटे पद का व्यक्ति इतने साहस का काम नहीं कर सकता, वह भी अपने सम्राट को धोखा देने का। हमने कह दिया ना कि तुम उनसे नहीं मिल सकते। तुम्हें जो समय दिया गया था वह समाप्त हो चुका है। ऊपर से साफ आदेश आए हैं कि अगर तुम जाने से मना करो तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम भी उठा सकते हैं, कप्तान ने गंभीर स्वर में कहा और फिर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही सारे सैनिक आकर्ष को घेरने में लग गए। उनमें से प्रत्येक सैनिक विभव मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा था। कुछ का ऊर्जा स्तर तो दूसरे स्तर के भी चरम पर पहुंचा हुआ था, जो कभी भी तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था। वैसे तो वह लोग काफी शक्तिशाली थे, लेकिन आकर्ष को रोकने के लिए उनकी ताकत पर्याप्त नहीं थी।
जब उसने देखा कि सैनिक अब हिंसा पर उतर आए हैं, तो उसने भी अपने पंजे मरोड़ने शुरू कर दिए। भले ही वह उसके पिता की शक्ति से संबंध रखते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस पर हाथ उठा सकते थे। जैसे ही सैनिकों ने प्रहार किया, उसने उन सभी को एक एक करके झील में फेंकना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के आगे वह बेचारे कुछ भी नहीं थे। कुछ ने तो प्रहार की जगह अपना बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी सूर्य ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसके दबाव के आगे वह टिक नहीं पाए। अपने सैनिकों की यह हालत देखकर कप्तान शांत कैसे बैठा रहता। उसने अपने अस्त्र के साथ आकर्ष पर प्रहार किया। उसका अस्त्र 7 फुट लंबा भाला था। उसे लगा था कि वह विभव मंडल के चरम पर है तो आकर्ष को रोक लेगा, पर जैसे ही उसने आकर्ष के साथ लड़ाई शुरू की, उसे तुरंत अपनी भूल समझ में आ गई। कुछ भी कहो, लेकिन एक बात तो प्रशंसनीय थी कि सारे सैनिक परिणाम जानते हुए भी लड़ने से डर नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि उनका दुश्मन ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहे थे और बार बार प्रहार कर रहे थे। लगभग 5 मिनट की लड़ाई के बाद सारे सैनिक जख्मी होकर गिरने लगे। कप्तान की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। आकर्ष ने अपनी ऊर्जा के घेरे के साथ कई सारी तलवारों से कप्तान के गले को चारों तरफ से जकड़ रखा था। तुम्हें मैं कोई दोष नहीं दे रहा। तुम सिर्फ वही कर रहे हो जिसका तुम्हें आदेश मिला है, जो अच्छी बात है, पर तुम्हें अपनी सोच का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम एक नौकर की तरह काम करते हो, तो तुम्हें सैनिक होने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने सम्राट के लिए काम करते हो, तो तुम्हें सीधा उनसे मिलना सीखना चाहिए। अगर बीच के लोगों को तुम ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो हर बार यही हालत होगी। आकर्ष ने कर्कश आवाज में कप्तान से कहा। जब वह कप्तान के साथ यह सब बातें कर रहा था, उसी समय पर आसमान में काफी ऊंचाई पर 2 लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। एक तो उदयन थे और दूसरे थे आकर्ष के पिता अनुराग। इसके शरीर की आभा मेरे बेटे आकर्ष की आभा के जैसी ही है, अनुराग ने कहा। पर यह युवराज कैसे हो सकते हैं? इसका चेहरा उनसे नहीं मिलता। ऊपर से इसके चेहरे के साथ कोई गड़बड़ भी नहीं लग रही, उदयन ने सवाल किया। पर अनुराग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रज्ञा मंडल के चरम पर पहुंचे हुए योद्धा के लिए दूसरे की ऊर्जा को महसूस करना बहुत ही आसान काम था, और आकर्ष की ऊर्जा को महसूस करके वो समझ चुके थे कि यह ऊर्जा उन्हीं के बेटे की थी। इसे सभा कक्ष में लेकर आओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है, अनुराग ने कहा और फिर वहां से गायब हो गए। इधर झील की सतह पर सैनिक समझ चुके थे कि आकर्ष को वह सभी मिलकर भी नहीं रोक सकते हैं, तो उन्होंने संदेश भेजकर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में सैनिकों की एक और टुकड़ी वहां पर आ गई। पर इससे पहले कि वहां पर कोई बड़ी लड़ाई शुरू होती, उदयन वहां पर प्रकट हो गए। उन्हें वहां पर आया देख सभी सैनिक एक एक करके उन्हें प्रणाम करने लगे। जिसने बख्शा भेजा था वह तुम ही हो? उदयन ने सभी सैनिकों के प्रणाम का जवाब दिया और फिर आकर्ष की तरफ देखते हुए सवाल किया। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या चाल चली है, पर तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए बक्से के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा। जिस हिसाब से सारे सैनिकों ने उदयन को प्रणाम किया था, उसके बाद आकर्ष को समझ में आ चुका था कि यह वही वरिष्ठ है जिसको सैनिक ने ले जाकर बक्सा दिया था। जब सैनिकों ने आकर्ष की बात सुनी, तो सब के सब गुस्से में आकर्ष को देखने लगे। उनके हिसाब से उदयन से इस तरह से बात करना एक प्रकार से उनके महल के उच्च अधिकारियों का अपमान था। सैनिक कोई सख्त कदम उठाते, उससे पहले ही उदयन ने इशारा करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने फिर वापस आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने उस बक्से के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मैंने वह सम्राट को दिया था। सम्राट ने जो कहा, मैंने बस उसी आदेश का पालन किया। हाँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम खुद चलकर इस बारे में सम्राट से बात कर सकते हो। इतना कहकर उन्होंने आकर्ष को अपने साथ चलने का इशारा किया। सैनिक अभी भी हैरान होकर यह पूरा नजारा देख रहे थे। कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था कि आकर्ष के इतना सब कुछ कहने के बाद भी उनके वरिष्ठ ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया है। आकर्ष ने उनका जवाब सुना तो उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। बिना ज्यादा सवाल जवाब किए वह चुपचाप उदयन के साथ रवाना हो गया। उदयन उसे लेकर महल के आंतरिक भाग की तरफ चल पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई तकनीक हो सकती है जिससे कोई इंसान अपना चेहरा इतना बदल दे कि उसका चेहरा वास्तविक लगे? रास्ते में चलते हुए उदयन ने सवाल किया। यह सवाल वह अपने आप से तो कर ही रहे थे, साथ में आकर्ष से भी कर रहे थे। असंभव कुछ नहीं होता, उसी तरह ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया ना जा सके।
होने को कुछ भी हो सकता है, चेहरा बदलना तो कुछ भी नहीं है। आकर्ष ने एक अस्पष्ट जवाब दिया। भले ही यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन उदयन इसे सुनकर चुप हो गए। उन्हें शायद अपने सवाल का वह जवाब मिल गया था जिसे वह सुनना चाहते थे। थोड़ी ही देर में दोनों एक अलग भवन के बाहर आ गए। सम्राट, मैं उसे ले आया हूं। भवन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उदयन ने भीतर आवाज लगाई। उसे अंदर ले आओ। भीतर से एक आवाज सुनाई दी। इसी के साथ भवन के द्वार खुलने लगे। अब यह सुनकर आकर्ष की हृदय की गति थोड़ी सी तेज हो गई। भले ही यह आवाज वह काफी लंबे समय बाद सुन रहा था, लेकिन पहली बार में ही सुनकर वह समझ चुका था कि यह उसके पिता की ही आवाज है। जैसे ही द्वार खुले और उसने भवन के भीतर प्रवेश किया, उसकी नजर सबसे पहले मुख्य कक्ष के अंदर मौजूद सिंहासन पर गई, जहां पर इस समय एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति की गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा था और उसके दोनों तरफ दो महिलाएं खड़ी थीं। सिंहासन पर बैठे ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्ष के पिता अनुराग ही थे। रही बात उनके दोनों तरफ खड़ी दोनों महिलाओं की, तो उनमें से एक रेवती थी, आकर्ष की मां, और दूसरी कन्वी थी, आकर्ष की दूसरी पत्नी। उन सबको देखकर आकर्ष काफी ज्यादा उत्साहित हो गया, पर अगले ही क्षण उसने देखा कि उसे देखकर वहां पर खड़े उसके परिवार वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जैसे सभी के मन में एक संकोच हो। पहले तो आकर्ष को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर उसका ध्यान अपने खुद के चेहरे पर गया। उसका यह चेहरा उसके वास्तविक चेहरे से बिल्कुल अलग था। ऐसे में स्वाभाविक था कि उसे देखकर वह लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे। बिना देरी के उसने फिर से अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने वास्तविक रूप में आया। मां अपने वास्तविक रूप में आने के बाद वह तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और अपनी मां के आगे जाकर खड़ा हो गया। रेवती ने जैसे ही आकर्ष को देखा, वह भावुक हो गई और उसने उसको सीने से लगा लिया। वैसे तो आकर्ष इस समय 40 वर्ष की उम्र के करीब था, पर दिखने में वो आज भी 20 से 22 वर्ष का ही लग रहा था। उसकी खुद की अपनी एक आभा थी, जिसके भीतर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। पर जब वह अपनी मां के करीब गया और उसकी मां ने उसको गले लगाया, तब जो सुरक्षा उसे महसूस हुई थी, वैसी सुरक्षा उसे दुनिया में और कहीं पर भी महसूस नहीं हो सकती थी। कुछ देर तक अपनी मां से गले लगे रहने के बाद आकर्ष जब अपने भावों को नियंत्रित करने में सफल रहा, तब उसका ध्यान कन्वी पर गया। उसे देखकर एक बार फिर उसके मन में कई प्रकार के भाव उमड़ने लगे। इससे पहले कि वह खुद कुछ कहता, कन्वी अपनी जगह से आगे बढ़ी और उसके सीने से लिपट गई। मानसिक रूप से बीते कुछ वर्षों में उसने क्या तनाव महसूस किया था, यह सिर्फ वही जानती थी। रेवती, अनुराग और उदयन ने जब यह दृश्य देखा, तो वह खुद ही उठकर कमरे से बाहर चले गए। इस समय पर उन्होंने ना तो आकर्ष से कुछ कहा और ना ही कन्वी से, क्योंकि तीनों को अच्छे से पता था कि दोनों काफी लंबे समय बाद मिले हैं। तीनों पास के एक दूसरे कमरे में आकर बैठ गए और आकर्ष व कन्वी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। उसका पिता मैं हूं, पर मेरी तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। शुरू से लेकर अंत तक उसका पूरा ध्यान तुम पर और अपनी खुद की पत्नी पर था। पता नहीं क्यों, पर तुम लोगों से जलन होने लगी है, अनुराग ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। हालांकि वह भावुक नहीं थे, लेकिन आकर्ष उनका भी बेटा था। हाँ, इस बात को वह अच्छे से समझ पा रहे थे कि आकर्ष काफी लंबे समय बाद अपने परिवार वालों से मिल रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके पिता थे। मैं समझ पा रही हूं, पर आपको भी यह समझना होगा कि आप उसके जीवन में 40 दिन से ज्यादा नहीं रहे हैं। जो लगाव उसे हमसे महसूस होता है, वह आपसे होने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि उसने आपको नजरअंदाज किया है, रेवती ने अनुराग से कहा। दादाजी, वह कौन है? छोटा आविर, जो कि अभी भी अनुराग की गोद में खेल रहा था, उसने अपनी कोमल आवाज में पूछा। वह तुम्हारे पिता हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पिता कौन हैं। ये वही है। अनुराग ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए आविर से कहा। सम्राट, युवराज की तकनीक काफी विचित्र है। ऐसी तकनीक निम्न तल के योद्धाओं के पास तो नहीं है। उच्च तल के योद्धाओं के पास भी ऐसी तकनीक के होने की संभावना बहुत कम है, उदयन ने एक धीमी आवाज में अनुराग से कहा। मैंने देखा था, जब उसने अपना चेहरा बदला था, तब न सिर्फ उसके ऊपर की चमड़ी बदली थी, बल्कि अंदर की हड्डियों में भी हलचल हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रज्ञा मंडल के चरम पर होने के बावजूद मैं भी उसके चेहरे में आ रहे उन परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहा था। दोनों तल इतने बड़े हैं कि यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसी तकनीक भी जरूर होगी जो चेहरे के आंतरिक भाग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए
बाहरी चमड़ी और हड्डियों को बदलने में मदद करें। अनुराग ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। भले ही वह निम्न तल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन इस निम्न तल में ऐसे कई रहस्य थे जिनको वो आज तक समझ नहीं पाए थे। उदाहरण के तौर पर जब सोमालिया महाद्वीप के 2 टुकड़े हुए थे, वह समय सोमालिया महाद्वीप का सबसे स्वर्णिम समय माना जाता था। उस समय पर ऐसी कई तकनीकें थीं जो इंसानों को कुछ घंटों तक मरा हुआ दिखाती थी और उसके बाद उन्हें फिर जिंदा भी कर सकती थीं। कुछ तकनीकें ऐसी थीं जो किसी भी वस्तु को ऊर्जा में बदल सकती थीं और उसी ऊर्जा को अवशोषित करके योद्धा अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते थे। आज के समय के योद्धाओं के लिए यह सारी तकनीकें दंत कथाओं से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। इसी कारण से अनुराग ने अपने बेटे पर शक नहीं किया। जब इस प्रकार की तकनीकें इतिहास में दर्ज थीं, तो संभव था कि ऐसी तकनीक भी उस समय रही होगी जो आकर्ष को किसी खंडहर या किसी योद्धा के अवशेष में मिल गई होगी। अपने बेटे की प्रतिभा से वह भली भांति परिचित थे, तो उन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास था कि इस प्रकार की तकनीक को सीखने के लिए आकर्ष को ज्यादा मेहनत नहीं लगी होगी। और आगे जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न एम्परर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर।